हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो आप लोगों का है वो चल ही रहा है और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से भी आप लोग जुड़े हैं। और हमारे चैनल से जैसा कि हमने पढ़ाया था वैसा ही जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट भिड़ गया। डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वैसा जैसा हिंदी में आया वैसा हम कुछ ऐसा कंटेंट देना चाह रहे हैं जो कि आपका साइंस में भी जो 20 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मददगार आपके लिए मददगार साबित हो। इसमें जो है हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें से जो है वो साइंस का जो क्वेश्चन लाए हैं वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से छाट छाट कर लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही मज़ा लगेगा। और अगर आप पूरा साल भर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे लेना है। आपको खुद आंसर पहले बताना है, उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया आंसर है उसको देखना है। चलिए वीडियो में लेट नहीं करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर वाइज जो यहाँ पे क्वेश्चन को लिया गया है, पूरा साइंस कवर है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देख लीजिए, चैप्टर 1 से लिया गया है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 से क्वेश्चन ले रहे हैं, चैप्टर 1। और वो जो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में लिखा गया है असत्य है, कौन सा असत्य है उसी को टिक करना है। सत्य वाला टिक करके जल्दी हड़बड़ी में जो है वो सत्य वाला टिक करके नहीं आना है, कौन सा असत्य है उसको देखना है। देखिए लिखा है 2 PbO, 2 PbO प्लस कार्बन, कार्बन के बाद एरो दिया हुआ है, फिर लिखा है 2Pb प्लस CO2। ये मतलब समीकरण दिया है, रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। अब इसमें से देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, एक एक करके ऑप्शन पढ़िए। लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर चौथा ऑप्शन लिखा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसमें से अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है जो ये बात है सीसा अपचयित हो रहा है, ये भी बात सही है। और दूसरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों जो है वो राइट होगा। और ये दोनों जो है वो ऑप्शन ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे अपचयन और उपचयन के बारे में आपको इस चैप्टर में पहले से ही बताया गया है, तो आप जानते ही होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al, एरो लिखा हुआ है, फिर लिखा है Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है वो बताना है। तो ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है उसमें क्या हो रहा है, आयरन आयरन जो है उसको विस्थापित कर दे रहा है कौन, एल्युमिनियम। मतलब आयरन को, Fe को विस्थापित कर दे रहा है कौन, एल्युमिनियम। मतलब एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है जो कि कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, वो विस्थापित कर दे रहा है। तो ये जो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए।
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको यही सब तो ध्यान देना है, आप वहाँ मिस्टेक कर जाएंगे, इसलिए हम आपको इस तरह के क्वेश्चन लाकर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आप ऑप्शन पढ़िए। लिखा है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। दूसरा लिखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तीसरा लिखा है जल में लवण का विलय होना। चौथा लिखा है बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो दहन तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ना, तो भौतिक में आएगा नहीं। तो पूछा है कौन सा भौतिक नहीं है, तो भौतिक नहीं है, बी नंबर जो है भौतिक नहीं है। इसको आपको टेस्ट के रूप में लेना है। अब जो है थोड़ा हम तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो राइट आंसर होगा उसको हम टिक करके बताते हुए निकलेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से परक्रम, कौन से परक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन से परक्रम में जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसको देखना है। यहाँ पे देखिए, अगर एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण। दूसरा लिखा है वायु का द्रवीकरण, ठीक है ना। तीसरा लिखा है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। और चौथा लिखा है खुले में पेट्रोल रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है, किसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो देखिए, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये जो है ऑप्शन नंबर सी में, ये जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी में जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है। मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात कितना होता है ये पूछा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। देखिए, ऐसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बनता है ऐसे ना, H2O। तो इसका जो है वो मोलर अनुपात कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होगा मोलर अनुपात वो देखेंगे। देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो H2O मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है 1 होता है। तो 2:1 जहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए यहाँ पे डी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिए अगर हम रासायनिक सूत्र का बात करेंगे तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+ और ऑक्साइड पे होता है 2-। क्या होता है 2-। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये इसका 2 यहाँ, इसका 2 यहाँ, तो दोनों है ये 2-2, तो ये 1:1 के रेशियो में आएगा। अब ये इसको ले लेगा, ये इसको लेगा, तो बन जाएगा क्या MgO। MgO, तो इसका जहाँ पे ऑप्शन MgO है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है MgO। आप ध्यान से देखिए MgO, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वित अंगूर और उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो कुछ लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो झारखंड में रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को देख लेना जरूरी होता है। लिखा है सिल्वर के शोधन में, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्राइट के
विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर द्वारा क्या किया जाता है? विस्थापन किया जाता है। इसके लिए अभिक्रिया लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, कॉपर और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, कॉपर जो है वो क्या करेगा, Ag को मतलब सिल्वर को वो उसके विलयन से हटा देगा, मतलब इसको विस्थापित कर देगा, और कॉपर नाइट्राइट बन जाएगा। कॉपर क्या बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड, ठीक है ना। देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट, जो कंपोस्ट बनता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है या फिर ऊष्माक्षेपी, ये अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलता है, वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, एक्जोथर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में। लिखा है लौह चूर्ण, अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन आप पढ़े होंगे चैप्टर में, हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। लिखा है Zn प्लस CuSO4, तो ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, मतलब जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है उसके विलयन से, तो ये कॉपर विस्थापित हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है, सीधा सा बात, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम चैप्टर 2 में आ गए हैं। अब चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में ये चैप्टर 2 है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, है ना, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है ना। देखिए लिखा है कोई विलयन, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है जो कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला, लाल को नीला कर देता है। तो इसका पीएच क्या होगा, पीएच जो है संभवतः क्या होगा। तो सबसे पहले लाल को नीला करने वाला जो होता है वो क्षार होता है। कौन होता है, क्षार। और क्षार का पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, लिखा है कोई विलियन अंडे से, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा ये बताना है। मतलब फिर से पढ़ लेते हैं, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से, अंडे के पीसे हुए कवच पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडा का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब उससे अभिक्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है, ठीक है ना, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा, HCl होगा। HCl एक अम्ल है, HCl पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब जब NaOH का 10 मिलीलीटर लेते हैं तो HCl कितना लेता है, 8। तो बोल रहा है कि उसी तरीके से जब यहाँ पे यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर लेंगे तो उदासीन करने के लिए HCl कितना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10 था तो इसका डबल 20 लिए हैं NaOH, ठीक है ना। तो HCl अगर 8 है तो इसका डबल कितना, 16 लेंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसका अगर यहाँ पे 10 है तो इसका 20 लिए, अब इसका 8 है तो इसका कितना लेंगे,
HCl जो होगा वो 16 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं। लिखा है अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एंटासिड जो है उसका उपयोग करते हैं, जो कि अपच को ठीक कर देता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसके द्वारा कठोर होता है। तो उसमें क्या होता है, जब पानी के साथ वो संयोजन कर लेता है, मतलब पानी उसमें ऐड हो जाता है तो वो कठोर हो जाता है। ठीक है ना। तब वो जिप्सम बन जाता है और कठोर हो जाता है। पेरिस और प्लास्टर में जब पानी ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है क्या, जिप्सम बन जाता है और वो कठोर हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब इजी इजी क्वेश्चन है तो इसको तेजी से हम बता के निकलते हैं। लिखा है इमली में पाए जाने वाला कौन सा अम्ल है। इमली में पाए जाना वाला अम्ल कौन सा है। तो ये इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो है कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CaOCl2 का यौगिक, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इसका प्रचलित नाम, फेमस नेम जो है, कॉमन नेम बोल सकते हैं। कॉमन नेम जो है वो क्या बोलते हैं, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखिए क्लोरीन से अभिक्रिया कौन किया है, यहाँ पे देखिए CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल 2 जो है इससे अभिक्रिया किया है, मतलब इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना। किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये जो है जब क्लोरीन से अभिक्रिया बना करता है तो बना लेता है CaOCl2, मतलब इसी को तो विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 होता है, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा कहते हैं। इसी का उपयोग जो है कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्साइलिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है चींटी के दंश लिख दिया है, डंक होना चाहिए। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, मतलब चींटी जब काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो या फिर ऑप्शन में रहेगा मैथोनोइक अम्ल, या फिर इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये दोनों जो है वो एक ही चीज होता है, बस नाम अलग अलग है। तो मैथोनोइक रहे या फिर फॉर्मिक अम्ल रहे, फॉर्मिक एसिड, ये दोनों जो है एक ही चीज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ही लीजिए आप लोग। देखिए लिखा है आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता। मतलब आश्वित जल का जो होता है उसमें विद्युत चालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा का जल जो होता है उसमें जो होता है विद्युत आसानी से जाता है, विद्युत जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों। तो देखिए आश्वित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं होते, आयन जो होता है वो नहीं बनता, मतलब चार्ज नहीं बनता, प्लस माइनस चार्ज जो है वो नहीं बनता।
विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, तो जब उसमें आयन ही नहीं होता तो यहाँ पे क्या होगा, वो चालन ही नहीं करेगा। जबकि वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जल से मिलकर अम्लीय बन जाता है ना। गैस जो होता है, ये दोनों गैस से जो होता है जल मिलता है तो वो अम्लीय बन जाता है। और अम्ल जो होता है उसमें H+ आयन होता है, और जब अम्ल में H+ आयन हो गया तो वो जो होता है वर्षा का जल, वो विद्युत का चालन करने लगता है। जबकि प्योर वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला चैप्टर का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए चैप्टर 3 में पहुंच गए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ये चैप्टर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सबसे पहले देखेंगे। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार जो है वो किसका अयस्क है। तो यहाँ पे देखेंगे सीने बार जो होता है वो क्या होता है, पारा का अयस्क है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन इस बार है तो उसको जो बोलते हैं वो कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तीन क्वेश्चन लगातार यहाँ पे देखिए मिश्र धातु से संबंधित है। तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सोल्डर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिथियम है, कैल्शियम है, लोहा है, तांबा है। तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम या फिर सोडियम, अगर ऑप्शन में सोडियम होता तो इसका भी ये राइट आंसर हो सकता था। सोडियम और लिथियम को क्या है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है लिखा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर कैसे अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन, लोहा, तांबा, पारा। तो पारा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखे बगैर जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, और बाद में भी ये काम देगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। वहाँ पे धातु के बारे में पूछा था, यहाँ पे जो है अधातु के बारे में पूछा है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे अधातु है और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में धातु था। तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोर तत्व कार्बन है कि हीरा है कि चांदी है कि सोना है। तो ये देखिए ये जितने भी हैं ये जो है वो तत्व है, लेकिन ये जो है वो यहाँ पे सबसे जो है वो कठोर तत्व माना जाता है। इन सबों में से सबसे कठोर कौन है, हीरा जो है वो सबसे कठोर है। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। लिखा हुआ है एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, कौन सा अधातु है, अधातु पूछा हुआ है। ऐसे तो धातुओं में चमक होती है, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होता है, तो वो जो है वो आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब जिसमें करंट पास हो जाता है,
वो अधातु के बारे में पूछा है। धातुओं में तो करंट पास ही होता है, लेकिन कौन ऐसा धातु है जिसमें करंट पास होता है उसका नाम बताना है। तो ग्रेफाइट जो है उसमें अधातु में से आता है और उसमें क्या होता है, करंट पास करता है, ठीक है ना। जो पेंसिल का लीड होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन तेजी से। कौन इनमें से जो है वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो आप क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवोदय का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ठंडे जल के साथ कौन जो है वो तेजी से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 12 का, 12 नंबर इसमें से क्वेश्चन, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। लोहा पर जिंक का परत लगाना है, लोहा पर जिंक का परत चढ़ाना है, तो उस विधि को जसद लेपन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जसद लेपन या फिर क्या, गैल्वेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघल जाता है। कौन सा धातु है, धातु का बात कर रहा है। ऐसे धातु जो है वो हथेली पे रखने से पिघलता नहीं है, लेकिन कौन सा धातु है जो हथेली पे रखने पे पिघल जाता है, वो गैलियम है। गैलियम जो है वो हथेली पे रखने पे पिघल जाता है, इतना ही क्या होता है, वो कॉमन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, लिखा है, सबसे सर्वाधिक या फिर सबसे तन्य अधातु, तन्य धातु मतलब वैसे धातु जिसको पतले चादर में बदला जा सकता है, पतले तार में बदला जा सकता है, वो सबसे ज़्यादा लंबा खींचे जाने वाला कौन सा धातु होगा। मतलब वैसा धातु जिसको सबसे ज़्यादा दूर तक, सबसे लंबा जो है वो तार के रूप में या फिर तन्य के रूप में बदला जा सकता है। मतलब सबसे पतला खींचा जा सकता है और सबसे ज़्यादा दूर तक खींचा जा सकता है, वो जो है वो कौन सा है। तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना को जो है वो बहुत लंबा खींचा जा सकता है, मतलब उसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कौन सा धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम जो है उसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम लोग। देखिए, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं, क्या कहलाता है। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको विद्युत धनात्मक तत्व बोलते हैं। विद्युत धनात्मक होता है। जैसे सोडियम का अगर अंतिम कक्षा में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे होता है 2, 8 और 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आसानी से त्याग कर देता है और ये बना लेता है क्या, Na प्लस बना लेता है। क्या बना लेता है, Na प्लस। तो ये विद्युत धनात्मक हुआ ना, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। मतलब खनिजों से जो संबंधित अशुद्धि होता है उसको अगर पूरा सामूहिक रूप से बात करेंगे तो क्या कहते हैं। मतलब खनिजों में जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं सीधा, तो यहाँ पे गैंग कहते हैं उसको, जो है वो इंग्लिश में भी गैंग ही कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, इसलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, चैप्टर नंबर 4, कार्बन
एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक वाले चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए आते हैं इस पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का जो है वो सामान्य सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे CnH2n+2, CnH2n+2, यही जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है या फिर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही इसका राइट हो जाएगा। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा वो CnH2n होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्कीन, अल्कीन का जो होगा वो सामान्य सूत्र क्या होगा। अल्कीन का सामान्य सूत्र तो यहाँ पे देख सकते हैं CnH2n अल्कीन का जो होता है वो सामान्य सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो अल्काइन का जो है वो सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्काइन का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2, CnH2n-2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ था। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट आंसर ही बताना शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए, मॉक के रूप में लीजिए, मतलब आप इसको टेस्ट के रूप में लीजिए। आप इसको पहले खुद से बता दीजिए आंसर इसका क्या होगा, वीडियो पॉज करके। उसके बाद जो है वो आप जो है कितना आप जवाब देते हैं उसको चेक कीजिए, है ना। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर फिर से क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मतलब यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। इसका मुख्य घटक है कौन, मीथेन। मीथेन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। बेंजीन अणु का सूत्र क्या होगा। बेंजीन अणु का सूत्र का अगर बात करेंगे तो बेंजीन अणु का जो सूत्र होगा C6H6 होगा। क्या होगा, C6H6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना का अंतर होता है। समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार का अंतर कितना होता है। तो यहाँ पे अंतर का बात करेंगे तो ये CH2 का अंतर होता है। अगर हम बताना चाहेंगे तो देखिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप, अगर एल्केन का बात करें तो CH4 होता है। अगर कार्बन 2 वाले यहाँ पे बात करेंगे तो C2 क्या होता है, C2H6 होता है। ये होता है मीथेन, ये होता है इथेन। इन दोनों में अंतर अगर देखेंगे तो देखिए कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे कार्बन कितना 2, तो कार्बन में कितना का अंतर, 1 कार्बन का अंतर। और अगर हम यहाँ हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 और यहाँ 6, यहाँ पे कितना का अंतर, 2 का अंतर, तो CH2 आया, तो ये CH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे अगर एल्डिहाइड का बात करेंगे तो कौन जो है वो एल्डिहाइड है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है HCHO। ये मेथनॉल का फॉर्मूला है, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला है। तो ये जो होगा ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में कौन कीटोन है। निम्न में कौन जो है कीटोन है। अगर हम इसका बात करेंगे तो कीटोन जो होता है उसमें C और O लगा होता है, C डबल बॉन्ड O का बात होता है। तो यहाँ पे देखिए, और दोनों साइड C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा और दोनों साइड जो है वो कार्बन चिपका हुआ रहेगा, कार्बन लगा हुआ होगा। अगर इस तरह का बात देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक है और यहाँ पे तो अम्ल है ना, ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो दूसरा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्कोहल ग्रुप का है, ये जो है वो अम्ल का ग्रुप का है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है, CHO जो है वो किस समूह का है।
तो अगर CHO का बात करेंगे तो CHO जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है एल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगला। अगर ये बात करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल ओ एच या फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये जो होता है किस समूह में आता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। ये एसिड का ग्रुप है, ये एसिड का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ओ एच जो है वो किसके समूह में से आता है, तो ओ एच जो होता है वो अल्कोहल के ग्रुप में से आता है। ओ एच जो है इसका ग्रुप में से आता है, तो यही ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए फिर से आ गया वो क्वेश्चन, सी ओ किस में से आता है, ये कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ जो आता है वो किस में से आता है, कीटोन के ग्रुप में से, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम अगला चैप्टर पे आ गए हैं, बायोलॉजी में एंट्री ले लिए हैं। बायोलॉजी का जो है यहाँ पे देखेंगे, बायोलॉजी का जो है हम चैप्टर नंबर यहाँ पे 6 में पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, सबसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये जो वीडियो है केवल जैक बोर्ड एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो नेत्रहाट हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए बाकी हम चैप्टर को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम जा से है तो जल का परिवहन या फिर जल का वहन का काम होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी मतलब जो खुद से भोजन बना लेते हैं जैसे पेड़ पौधे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूरज का प्रकाश आवश्यक है, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें जो है उसके लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह यह क्रिया कहाँ होती है, लिखा है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देते हैं, और यह क्रिया जो है वो कहाँ होता है, यह प्रक्रिया कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिखा है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। प्रोटीन के पाचन का बात कर रहा है, तो प्रोटीन का पाचन ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है एएलपी में आया हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन जितना भी करवा रहे हैं केवल जैक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे एएलपी के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका
ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम लिखें। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में मतलब फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम पूछा है। ये अणु क्या होता है? तो पाइरूवेट जो होता है उस अणु का नाम होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक में बटा होता है? अगर मनुष्य का हृदय का बात करेंगे तो मनुष्य का हृदय कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके होता है, तो एक कोष्ठ ये होता है, 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 मतलब ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है। यही इसका राइट आंसर होगा। 2 आलिंद और 2 निलय होता है इसमें, 2 आलिंद और 2 निलय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो है वो फ्लोएम का क्या काम है? इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें जाइलम का काम पूछा था, तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना, भोजन को सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ लिखा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया, मानव रक्त में जो यूरिया होता है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? मतलब नॉर्मल अमाउंट में यूरिया जो होता है वो कितना होता है हमारे ब्लड में? ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होता है वो 20 मिलीग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, 20 मिलीग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। जो पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसी में मैग्नीशियम नामक एक तत्व पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अगर बात करेंगे तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज मिलता है उससे। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करेंगे यहाँ पे। देखिए अगला लिखा हुआ है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मत्स्य का श्वसन अंग का बात कर रहा है, तो मत्स्य जो है वो श्वसन मतलब सांस जो है, जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो वो गिल से सांस लेती है, वो गलफड़ा से सांस लेती है। इसको गलफड़ा भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? गलफड़ा, गलफड़ा भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित होता है? रेजिन और गोंद जो होता है वो पौधों में कहाँ संचित होता है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर पुराने जाइलम में। ये जो होता है वो पुराने जाइलम में संचित होता है, मतलब वहीं पे जो है वो पाया जाता है, स्टोर होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन सा अंग है जो उत्सर्जन में काम करता है? तो आँख नहीं है, अग्नाशय तो नहीं है, लेकिन वृक्क, वृक्क जिसको किडनी हम लोग बोलते हैं, KIDNEY, ये किडनी जो है वो क्या है? उत्सर्जन अंग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर बोल सकते हैं इसको नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर 7 है, क्लास 10 का चैप्टर 7 NCERT का है। तो इससे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एक एक करके क्वेश्चन को बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? मतलब पौधों का हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे इंसुलिन, इंसुलिन तो मानव में पाया जाता है। देखिए थायरोक्सिन ये भी जो है मानव में पाया जाने वाला है। एस्ट्रोजन ये भी जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है जो कि मदद करता है क्या करने में? ये जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो साइटोकाइनिन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका, जैसे तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरीके से जो होता है, उसके बीच ऐसे करके जुड़ा होता है, तो इसके बीच जो खाली स्थान होता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है सिनेप्स कहते हैं। बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमारे भी जब हम एक पेपर दे रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर से जरूर लर्न कर लें, याद कर लें, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क, यहाँ लिखा हुआ है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या करने के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के लिए कारगर साबित होता है, सभी में जो है वो मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लिखा है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। वो अंदर अंदर ही जो है वो स्रावित होता है, ये बाहर स्रावित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कितने ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्वाइटर अथवा घेंघा, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो है वो पनपता है आयोडीन की कमी से। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। तो आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर या फिर घेंघा होता है। ग्वाइटर जो है इंग्लिश में कहा जाता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो एथाइलिन जो होगा, इथाइलिन बोलेंगे उसको, ये जो है पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा जो है वो नियंत्रित मतलब उपयोग किया जाता है। ये जो फल विक्रेता होते हैं ना, वो जो है इसका यहाँ पे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ताकि फल जो है वो खराब ना हो। ठीक है ना? या फिर फल पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, जिसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले कम है। मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब कौन सी एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है ना? तो यहाँ पे अग्नाशय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे लिखा है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो है वो डायलिसिस जो होता है वो कौन से अंग द्वारा होता है? डायलिसिस, डायलिसिस जो होता है वो नेफ्रॉन जो होता है, वो नेफ्रॉन ये किडनी का ही अंग होता है, किडनी का ही ये पार्ट होता है। तो डायलिसिस जो होता है वो कहाँ होता है? नेफ्रॉन से होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है भोजन का पचाना या फिर पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर हम भोजन की पचने क्या बात करेंगे तो भोजन का पचना जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में? उपचयन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन का बात कर रहा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो हम लोग वृद्धि करते हैं तो वृद्धि हार्मोन होता है उसमें, तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी से यहाँ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना जो है वो किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल
एब्सिसिक अम्ल जो होता है वह बहुत ही हेल्पफुल होता है, या फिर पत्तियां जो गिर जाती है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण ही गिरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है, मस्तिष्क में बहुत सारे भाग होते हैं, तो मस्तिष्क में से जो 3 भाग होता है उसमें से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अग्रभाग जो होता है वो सोचने का काम करता है, तो सोचने वाला जो होता है वो अग्रभाग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी क्रियाएं कुछ हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, वो खुद ब खुद काम करती है। जैसे हृदय का धड़कना, हम लोग चाहते भी नहीं हैं तो भी हृदय जो है धड़कता रहता है, तो हमारा जो है हृदय का धड़कना, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो होना हमारे पूरे बॉडी में, तो ये सब जो होता है वो हमारे शरीर में खुद ब खुद होता है, उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, या फिर वमन, वमन का मतलब होता है उल्टी आना, ठीक है ना, आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मस्तिष्क के जो भी भाग होते हैं उसमें से कौन सा भाग होता है जो कि ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मेडुला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसमें से क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण करने में कौन सा मदद करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये अनुमस्तिष्क जो होता है वो हमारे इसमें मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। अगर प्रतिवर्ती चाप का बात करेंगे तो मेरुरज्जु में बनता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, यहाँ पे मेरुरज्जु में बनता है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखें जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन का नाम लिखें जो तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो 2 हार्मोन कौन कौन सा होता है, एक तो ऑक्जिन और दूसरा जिब्रेलिन। ये दोनों हार्मोन जो है पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखें जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या फिर कोशिका विभाजन में काम आता है। तो साइटोकाइनिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसलिए आप इसको ध्यान में रख लें, याद रख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, अगला क्वेश्चन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे देखेंगे। अगला चैप्टर 8 है और यह जो है वो संबंधित है किससे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, मतलब जीव जनन कैसे करते हैं, उस चैप्टर से संबंधित है, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए इसके एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको देखने का कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन, मुकुलन जो है अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, और मुकुलन जो होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मादा जनन तंत्र के अंतर्गत वो नहीं आता है। तो देखिए शुक्र वाहिका, ये देखिए अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंब वाहिनी जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्र वाहिका जो है वो पुरुष जनन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, एक को ओवरी बोलते हैं अंडाशय को,
यूटेरस बोलते हैं गर्भाशय को, स्पर्मेटिक बोलते हैं किसको, शुक्रवाहिका को, और फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं किसको, डिंबवाहिनी को। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागन होते हैं। क्या होते हैं, परागन होते हैं। पॉलन ग्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलन ग्रेन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है, प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा विभाजन होता है, तो उसको बोलते हैं पुनरुद भवन। क्या बोलते हैं, पुनरुद भवन बोलते हैं, मीन्स रीजेनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। कौन सा जो है वो एक लिंग वाला है, चाहे वो बोलेंगे यहाँ पे क्या, चाहे बोलेंगे मादा जनन तंत्र होता है उसमें, चाहे पुरुष जनन तंत्र होता है। तो ऑप्शन देखिए पपीता, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो जब परागन होता है तो परागन के प्रक्रिया में क्या होता है कि परागकण जो होता है पुंकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, मतलब जाता है। इसको क्या बोलते हैं, यह प्रक्रिया जो है वो परागकण कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। मतलब लड़कों में जो है वो सिम्टम्स देता है क्या, प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी इन बॉयज, है ना। तो कौन सा हार्मोन जो लड़कों में पाया जाता है और युवा अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना, यौनावस्था में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो किस में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है, और वो भी यौनावस्था में, है ना, प्यूबर्टी एज में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। कौन सी विधि से, बहुखंडन विधि से। तो अमीबा देखिए, अमीबा जी में होता है द्विखंडन, इसको आप बहुविखंडन नहीं मारिएगा। ठीक है ना, ये होता है द्विखंडन। ये द्विखंडन विधि द्वारा जो होता है इसमें क्या होता है, वो जनन होता है। जबकि अगर बात करेंगे ईस्ट में तो मुकुलन से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन जो संबंधित है वो बायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। बायोफिल्म में जो होता है वो अगर हम बात करेंगे तो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है ना, याद, ये सब आपको याद रखना है। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए सारा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे आप, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। इसमें से कौन जो है वो स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तो स्त्री केसर का भी भाग है, मतलब स्त्री वाला पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे वर्तिका, वर्तिका भी क्या है, स्त्री वाला पार्ट है। कहने का मतलब हम पुष्प के स्त्री वाले पार्ट का बात कर रहे हैं, पुष्प के स्त्री वाले भाग का बात कर रहे हैं,
है ना। पुष्प में भी क्या होता है, मेल फीमेल होता है, तो उसमें फीमेल वाला पार्ट जो है वो ये सब है। अंडाशय भी फीमेल वाला पार्ट ही होता है, लेकिन पराग कोश जो होता है ये जो है वो स्त्री केसर का भाग नहीं होता, ये पुंकेसर का भाग होता है, मतलब पुरुष वाला पार्ट होता है। ये क्या होता है, पुंकेसर का भाग होता है। किसका, पुंकेसर का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं। जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, मादा युग्मक। उसको क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन नर जनन का भाग नहीं है, कौन सा नर जनन का भाग नहीं है। इसके पहले पूछा था कौन मादा जनन का भाग नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है नर जनन का भाग नहीं है। तो देखिए विरिसन, विरिसन जो होता है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ये जो है वो क्या पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। शुक्रवाहिनी ये पुरुषों में पाया जाता है। शुक्राणु पुष्पों में पाया जाता है, जबकि गर्भाशय जो है वो महिला जनन तंत्र का भाग है। ठीक है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। थोड़ा इसको भी जान ले, उभयलिंगी पुष्प किसको कहते हैं। उभय का मतलब होता है जिसमें क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, मतलब दोनों पार्ट हो, पुंकेसर भी स्त्री केसर भी। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। ये अभयलिंगी लिखा हुआ है, यहाँ पे उभयलिंगी होगा, यहाँ पे सही लिखा हुआ उभयलिंगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल रहा है कि स्पर्म जो है वो स्पर्म कहाँ पे बनता है। तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनता है, जिसको बोलते हैं विरिसन। क्या बोलते हैं, विरिसन, ये विरिसन बोलते हैं, ठीक है ना। जो पुरुषों में क्या होते हैं, 2 जोड़े में होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। अंड कोशिका का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, जिसको बोलते हैं एग सेल। एग सेल जो कहाँ है, वो एग सेल जो है वो ओवरीज में बनता है। ओवरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है, मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं। मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक का मतलब मेल गैमेट, मेल गैमेट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजाणु समासंघ जिसको क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंघ को अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्पोर फ्यूजन, देखिए है ना, बीजाणु समासंघ विधि मतलब यहाँ पे स्पोर फ्यूजन मेथड और स्पोर फ्यूजन मेथड। तो बीजाणु समासंघ विधि से इसमें से कौन जो है वो जनन करते हैं। तो बीजाणु समासंघ विधि से अगर हम देखेंगे तो राइजोपस जो है ना वो बीजाणु समासंघ विधि द्वारा जनन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एग्जाम में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी, तो उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी। जैसे गुड़हल और सरसों एग्जाम्पल पूछा जाता है, गुड़हल और सरसों उभयलिंगी का एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम यहाँ पे बोलेंगे एकल लिंगी, एकल लिंगी जो होता है वो क्या होता है, वो पपीता होता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे पीछे वाला कुछ क्वेश्चन था उसमें था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम जो है वो अगले चैप्टर पे पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा जूम कर लेते हैं।
देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प से कराया गया। ठीक है ना। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उसमें से लगभग आधे बौने थे। इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधा की अनुवांशिक रचना निम्न थी। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार क्लियर करके। देखिए क्वेश्चन में से टिक नहीं करते हैं, एक बार क्लियर करके पढ़ देते हैं। लिखा है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। ठीक है ना। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे। इसके संतति में मतलब जो उसका अगला पीढ़ी आया, संतति आया, उसमें जो पुष्प आया वो बैंगनी कलर का आया। ठीक है ना। परंतु उसमें से लगभग आधे बौने थे, जबकि पौधा कैसा था, लंबा। अब यहाँ पे आधे बौने आ गया। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की अनुवांशिक रचना निम्न थी। तो यहाँ पे निम्न रचना जो इसके रचना जो थी वो क्या क्या होगा, TTWW। ठीक है ना। ये टी का मतलब होता है बौना और ये टी का मतलब होता है कौन सा, बड़ा, लंबा। ठीक है ना। अगला आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। मतलब समजात अंग वैसे अंग जिसका जो है वो संरचना समान हो। यहाँ पे देखेंगे समजात अंग, या फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे जैसे हमारे दांत और हाथी के दांत, मतलब वैसे अंग जिसका कार्य समान हो पर संरचना अलग अलग हो। जैसे हमारे देखिए हमारे दांत और हाथी के दांत। ठीक है ना। यहाँ पे आलू और घास के ऊपरी भूस्थारी। ठीक है ना। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, ये दोनों का कार्य अलग है बट संरचना सेम है। तो वैसे अंग जिसके संरचना सेम हो, संरचना समान हो पर कार्य अलग अलग हो, वैसे अंग जिसके संरचना समान हो पर कार्य अलग अलग हो, परंतु कार्य अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समजात अंग। जैसे हमारा हाथ का काम कुछ और है, कुत्ते के अगला पैर का काम कुछ और है, हमारे दांत का काम कुछ और है, हाथी के दांत का काम कुछ और है। इसी तरह से ये जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी समजात के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विकासीय दृष्टिकोण से। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है। मतलब विकासीय दृष्टिकोण से हम लोग जो विकसित हुए हैं वो किससे विकसित हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे चीन के विद्यार्थी से, मकड़ी से, जीवाणु से या फिर चिंपैंजी से, तो ये जो है ये गलत है। हाँ यही जो है यही सही है। चीन के विद्यार्थी से, है ना। मतलब एक चीन का विद्यार्थी है, उसी के जैसा तो हम लोग हैं। ठीक है ना। चिंपैंजी से ये तो सब तो सही, ये सब गलत है। अगला हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखें। बताइए इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी सब्जियां जो है सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे मूली और गाजर, ये दोनों जो होता है जमीन के अंदर होता है। ठीक है ना। और ये दोनों जो है वो क्या है, मूली और गाजर जो है वो जड़ है, इसलिए इसकी संरचना क्या है, एक समान है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन
ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखेंगे अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है किसी स्पीसीज के सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। बोल रहा है किसी स्पीसीज के सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, तो ये बात जो है वो क्या है, गलत है। समान कहाँ होती है, सभी स्पीसीज के मतलब एक समान रहने की संभावना जो होती है, सभी विविधताओं के एक समान रहने की संभावना जो होती है नहीं होती है, ठीक है ना, ये इसका गलत है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेंडल के अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए अगर देखेंगे तो मेंडल का प्रयोग जो है वो साधारण मटर का पौधा पर किया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर गुणसूत्र पाए जाते हैं तो गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है लिखा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक सिद्धांत का चयन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो यही इसका राइट आंसर है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किन ऊतक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होता। किस ऊतक में जो है उत्पन्न परिवर्तन जो है वो वंशानुगत होता, तो कायिक ऊतक में जो कायिक कोशिका से क्या करते हैं, जनन करते हैं, कायिक भाग से जनन करते हैं, उसमें जो है उत्पन्न परिवर्तन जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, तो डीएनए का पूर्ण नाम जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है ना। आरएनए का पूर्ण नाम पूछा हुआ है, तो आरएनए का जो पूर्ण नाम है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या फिर यहाँ लिखा हुआ है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको जो है वो आपको अगले वीडियो में करा देंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो रहा है। फिलहाल जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए, फिलहाल जो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लीजिए। आपको चाहे वो जैक का एग्ज़ाम जो चल रहा है यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो 2025 का हो, चाहे अगले साल आने वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, चाहे वो कोई भी जीडी वगैरह का एग्ज़ाम हो, आर्मी वगैरह का एग्ज़ाम हो, वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक बार ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ था। पूरा एनसीईआरटी जो है वो यहाँ पे केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का केमिस्ट्री क्लास 10 का जो है वो एनसीईआरटी केमिस्ट्री, और ये बायोलॉजी जो है वो हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो केवल फिजिक्स से रिलेटेड होगा, और वो भी वीडियो आज ही या फिर कल सुबह सुबह आपके हमारे चैनल पे जो है वो आ जाएगा। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है इसी वीडियो में कवर है। फिजिक्स के लिए अगला वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। चलिए फिलहाल जो है हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आप एग्ज़ाम में उसके बाद जाइए, आप उसका इफ़ेक्ट जो है अलग तरह का पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे हमारे वीडियो से आपके एग्ज़ाम में। फिलहाल जो है वो वीडियो लंबा हो रहा है, अपने दोस्तों को इसके लिए यहाँ पे देखिए कि अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक शेयर जो है और सब्सक्राइब वो करवाने के लिए बोलिए। और आप जो है वीडियो में लंबे समय तक बने रहें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल से जो भी वीडियो आता है उसको ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।